अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के अंदर एक कनंड्रम बना हुआ है इस टाइम। लोग सारे देख रहे हैं उसको, लेकिन समझ किसी किसी को आ रही है। तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इसके मुतालिक, पीएमएलएन का क्या मौक़िफ़ है। कोर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसके बाद भी इतना इबाहम मौजूद है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि कौन सही है और कौन गलत, और कोर्ट की डायरेक्शंस क्या हैं और कोर्ट का इसमें रोल क्या है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। पंजाब असम्बली के अंदर 361 टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 186 मेंबर्स चाहिए होते हैं अपनी साइड पर गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो कि सिंपल मेजॉरिटी है। और 14 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज शरीफ जो फातह करार पाते हैं 197 वोट्स के साथ, 16 अप्रैल को उनका हलफ लिया जाता है और वो सीएम भी करार पाते हैं और गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ़ वोट्स हैं वो 186 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मसला ये है कि इसी असना में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ये केस लेके गई हुई थी आर्टिकल 63A के तहत, जिसमें ये लिखा था कि वो अरकान जो पार्टी लाइन से डेविएट करते हैं उनको इख्तियार नहीं है कि वो वोट दें या कोई भी बात उनकी असर रखती हो पार्लियामेंट में या किसी भी असम्बली में प्रोविंशियल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया कि वो लोग वोट नहीं दे सकते। तो अब ऐसे 25 लोग थे, उन 25 लोगों का अगर हम वोट काउंट ना करें तो सीएम जो थे बने हमजा शहबाज साहब, उनके पास 172 वोट्स रह जाते हैं, ठीक है। 172 वोट्स के साथ वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए 186 चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। और दूसरी बात यह है कि ये नंबर गेम जो है बड़ी कम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि जो पीटीआई है उसके पास सब मिला मिलू के कोalition की भी बना के 168 वोट्स बनते हैं, और सीएम जो शहबाज शरीफ है उसके पास 172 बनते हैं, ठीक है। अब हम इसमें रिजर्व सीट डाल दें 3 वुमेन की, 2 माइनॉरिटी की, पीटीआई को जो मिलती हैं, अपोजिशन को जो मिलनी थी, तो 173 हो जाएंगे, जो एक ज़्यादा हो जाएगी जो करंट सीएम है उनसे। तो इस केस को लेके पीटीआई हाई कोर्ट लाहौर के पास गई और कहा कि जी जैसा कि ये डिसीजन आ चुका है, इसलिए सीएम बनना हमजा शहबाज का इल्लीगल है, क्योंकि ये इस तहत सीएम बना था कि 197 वोट्स थे, जो कि अब इसके पास नहीं है। तो इसका जो सीएम बनना है वो इल्लीगल है और इसको हटाया जाए और रीपोल करवाया जाए, ठीक है। पीएमएलएन कह रही है कि ये सेकंड पोल होंगे, आर्टिकल 130 के सेक्शन 4 के तहत सेकंड पोल्स होंगे। पहला पोल डिसाइसिव नहीं था, इसलिए सेकंड पोल्स होंगे, जबकि पीटीआई इसको कह रही है कि ये री इलेक्शन होगा, क्योंकि पहला इलेक्शन इल्लीगल है। अब यही स्टांस में डिफरेंस है पीटीआई के और पीएमएलएन के। पीएमएलएन कह रही है कि ये सेकंड पोल हो रहा है, इल्लीगल नहीं है कोई भी चीज़, जबकि पीटीआई कह रही है कि ये रीपोल हो रहा है और हमजा शहबाज वो इल्लीगली सीएम बना था, ठीक है। कोर्ट डिसीजन जो है इसके मुतालिक वो दोनों का मुतालिक बड़ा इबहाम का शिकार है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, और सिर्फ इतना कहा गया है कि आप मतलब पोल करवाएं दोबारा, और जो लेटर भेजा था डिप्टी स्पीकर ने वो इल्लीगल है, ठीक है। सीएम की तैनाती के मुतालिक कोई बात नहीं कि वो इल्लीगल है या इल्लीगल नहीं है, और रीपोल के लिए जो कि पीटीआई और पीएमएलएन वाले कहते हैं उसके लिए 2 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया। अब पीटीआई को इसके ऊपर एतराज़ ये है कि आर्टिकल 130 और सेक्शन 4 के तहत टोटल नंबर जब हों उसमें से मेजॉरिटी डिसाइड होगी, ठीक है। और इस टाइम पंजाब असम्बली में टोटल नंबर्स मौजूद ही नहीं है 371, ठीक है। 351 मौजूद हैं। 20 लोग जो हैं 20 सीटें जो हैं उनके लिए बाई इलेक्शंस अभी होने हैं 17 जुलाई को, ठीक है। तो वो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए हैं कि टोटल नंबर जब तक पूरे नहीं होते तब तक आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं, तब तक आप पोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हाई कोर्ट थी उसका ये थिंकिंग थी कि टोटल नंबर से मुराद जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, ना कि टोटल नंबर से मुराद 371 होते हैं, ठीक है। तो इसके मुतालिक अब से सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर भी गए हुए हैं इमरान खान पीटीआई। तो देखते हैं क्या फ़ैसला होता है इसके मुतालिक। तो ये है करंट सिचुएशन जो अभी तक बनी हुई है पंजाब के अंदर। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 63A की, जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ या ये सिचुएशन सारी बनी, ठीक है। आर्टिकल 63A 14th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया 1997 में। मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है। उन्होंने ये जो आर्टिकल इंक्लूड करवाया था, इसका मकसद ये था कि ये जो गवर्नमेंट बार बार टोपल होती थी और बार बार असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती थी और फ्लोर क्रॉसिंग होती थी, इसको रोका जाए, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करने के लिए या उसको अकाउंटेबल ठहराने के लिए सारे लीगल तरीके जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ, सारे लीगल डोर्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर या लेजिस्लेटर एक दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएँ या किसी भी प्रोविंशियल असम्बली का हिस्सा बन जाएँ तो उनको किसी भी तरह 5 साल से पहले आवाम के पास ना जाना पड़े अकाउंटेबिलिटी के लिए। 1997 के बाद एक दफ़ा ये यूज़ हुआ आर्टिकल, ठीक है, और उसके बाद अब जाकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इसकी
एक्सप्लेनेशन मांगी, इसकी इंटरप्रिटेशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था पार्लियामेंट में, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर आर्टिकल 62F लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोविंशियल असम्बली में ओथ ले रहे होते हैं तो आप ये प्लेज करते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ और मैं इस पार्टी के थ्रू असम्बली का हिस्सा बन रहा हूँ, तो आप लॉयल्टी शो करते हैं अपनी, ठीक है। और डिसऑनेस्टी है ये कि आप पार्टी की लाइंस को फिर फॉलो नहीं करते एट द एंड जाकर, ठीक है। इसके ऊपर जो जवाब दिया PMLN के और PP के जो थे एडवोकेट्स, उन्होंने वो ये कहा कि उन्होंने ओथ लिया था कि वो पार्टी के थ्रू आ रहे हैं, उन्होंने ये ओथ कहीं नहीं लिया था कि वो पार्टी की हर रिकमेंडेशन को, हर डायरेक्शन को मानेंगे, ये ओथ कहीं नहीं लिया गया, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं अप्लाई होता। उल्टा आर्टिकल 5 जो है उसके अंदर लिखा है कि एवरी पर्सन शुड बी लॉयल टू पाकिस्तान, ठीक है, एंड पाकिस्तान कम्स फर्स्ट देन पार्टीज़, ठीक है। वो कहते हैं कि व्हाट इफ़ पार्टी हैज़ बिकम क्योटिक और आप चाह रहे हो कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए कि वो मुल्क की भागदौड़ संभाले, तो आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो स्लेव्स नहीं होते कि उसने हर डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। दे आर फ्री मैन इन करंट इरा, दे आर फ्री मैन एंड दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर फ्री टू चूज़ एंड सेलेक्ट, ठीक है। और ये जो लॉयल्टी का कंसेप्ट है ये मोनार्क्स के ज़माने का था, ठीक है। आज के दौर में पीपल आर फ्री एंड दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। ये लॉयल्टी वगैरह जो है ये सिर्फ स्टेट से होती है, किसी मोनार्क से या किसी पर्सनैलिटी से नहीं होती। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो सबके सामने आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी बुनियाद पर डिसऑनेस्टी या डिसलॉयल्टी की बुनियाद पर उनको ताहयात नहीं नाअहल किया जा सकता। हाँ, उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी और वो जो भी इक़दाम करेंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा। वो डेविएट कर चुके हैं पार्टी लाइन से, तो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और उनकी सीट भी खाली हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शंस तक, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके बाद पंजाब का कनंड्रम आया। तो इसके बाद इसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये डेविएशन का लॉ जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। डेविएशन के लॉ, तो पहले इस बात को देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते किस तरह हैं। उनके मुतालिक पार्टीज़ आर टेम्पररी इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव अलायंसेज डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिक्स। दो सेक्शंस हैं, एक है जो इसकी फेवर में बात करता है और एक है जो इसकी निगेशन में बात करता है। फेवर में मींस एंटी डिफेक्शन लॉज आर वैलिड, वो ये बात करते हैं, और जो निगेशन में बात करते हैं वो कहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉज आर नॉट गुड, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो इस लॉ की फेवर में है, ठीक है। वो कहते हैं कि पार्टीज़ जो हैं ये एक बेसिक प्राइमरी मैकेनिज्म है जो पब्लिक को लिंक करता है गवर्नमेंट के साथ इन मैस डेमोक्रेसीज, ठीक है, जो कि आज के दौर में हर जगह मौजूद हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, हाईली पॉपुलेटेड डेमोक्रेसीज। तो वो कहते हैं कि पार्टीज़ जो हैं दे शुड बी रूल्ड बाय सम डेकोरम, सम ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म, और कोई स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, मैनेज्ड होनी चाहिए पार्टीज़ जो हैं, ठीक है। तो इसीलिए पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर ये लॉज होने चाहिए, उनसे कोई डेविएट ना कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डेविएट करेगा तो ऑब्वियसली वो डेकोरम कायम नहीं रह सकेगा, ठीक है। और इसकी वजह बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लार्ज पार्टीज़ होती हैं वो जब गवर्नमेंट में आती हैं फिर वो छोटी पार्टीज़ के मेंबर्स को डेविएट करवा के अपना हिस्सा बना लेंगे और ओपोजिशन के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो छोटी पार्टीज़ हैं वो सारे मेंबर जो हैं अलहदा होकर अपनी अपनी पार्टीज़ ना बना के दोबारा गवर्नमेंट में बैठे रहें, तो ये काफ़ी जो है ना बुरी सूरत हाल बन सकती है और गवर्नमेंट जो है ना वीक हो सकती है, वीक डेमोक्रेसीज वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है और लॉ और लेजिस्लेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसी सूरत हाल में। इलेक्शंस जो है ना वो ईजियर होते हैं फॉर सम पार्टीज़ एंड डिफ़िकल्ट फॉर सम पार्टीज़, ठीक है। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, PTI ने जो एक अपना एक स्लोगन निकाला हुआ है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, सब इसको फॉलो कर रहे हैं, सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब PTI के थ्रू इलेक्शन लड़ना बहुत आसान है, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनसे इलेक्शन लड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो आइडेंटिटी मैटर करती है। और जब कोई किसी पार्टी से डेविएट करता है या जब कोई किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी की बेस पर कम और पार्टी के मोटो के बेस पर ज़्यादा लड़ रहा होता है। लोग पर्सनैलिटी को कम और पार्टी को ज़्यादा वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में वो कहते हैं कि जब कोई किसी पार्टी से डेविएट करता है तो ही शुड गो टू द पब्लिक अगेन टू वैलिडेट हिज पॉपुलैरिटी एंड टू वैलिडेट हिज कैंडिडेचर। अब बात करते हैं जो इस लॉ के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि बैड पॉलिसी आउटकम्स जो हैं वो किसी को भी
पॉलिसी आउटकम्स जो हैं वो किसी को भी डेविएट करवा सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं, बैड पॉलिसीज़ हैं, उनके आउटकम्स बुरे हैं, तो डिफेक्शन में क्या बुराई है? अगर कोई शख्स अपने अक्ली शऊर की बुनियाद पर ये कहता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही और मुझे इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो वो उस गवर्नमेंट को छोड़ सकता है, ठीक है, डेविएट कर सकता है। इसके अलावा और वो बात करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ना, मतलब वो इन लॉज को यूज़ करते हैं फॉर डार्कर गेन्स, कि वो डरा धमका के लोगों को अपने मुट्ठी में बंद रखें, ठीक है, स्लेव्स बना के रखें जैसे मैंने आपको कहा, और लॉयल्टी के चक्कर में उनको डरा धमका के रखें। और इससे नुकसान जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी ख़राब काम कर रही है तो उसके मेंबर्स उसको डरा नहीं सकते, उसको धमकियाँ नहीं दे सकते कि अगर आप काम ठीक नहीं करेंगे तो हम आपकी पार्टी छोड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टी छोड़ने का मतलब जो है वो ये होगा कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए डेविएशन का और डिफेक्शन का लॉ जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर वो बात करते हैं कि अगर जो पार्टी है वो क्योटिक बन जाए, जो गवर्नमेंट को चला रही है क्योटिक हो जाए, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते गवर्नमेंट चलाने की, तो आप उससे डेविएट कर सकते हैं, आपको डिफेक्शन का राइट होना चाहिए, ठीक है। फिर वो बात करते हैं कि जो लेजिस्लेटर आता है पार्लियामेंट में, वो पार्टी के साथ एलिजेंस कायम करके नहीं आता, वो एक ट्रस्टी होता है, वोट का पब्लिक है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि पार्टी लाइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है पार्लियामेंट में, और जो वो बात कर रहे होते हैं उसको वही बात करनी चाहिए, ख्वाह वो पार्टी रूल्स के अगेंस्ट हो या उसके सपोर्ट में हो। तो अगर अगेंस्ट होगी तो ऑब्वियसली डिफेक्शन करार पाएगी, तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो ट्रेंड हमने देखे हैं, वो ये है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में ये ट्रेंड्स थे, उन्होंने बाद में डिफेक्शन लॉज को ख़त्म कर दिया कि ये नहीं होने चाहिए। हमें ये नज़र आता है कि जो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज़ है ना, उनके अंदर ये लॉज नहीं है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता इन लॉ से, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है स्टेबलाइज है और मुल्क के अंदर जो है इतना केओस वगैरह नहीं है। लेकिन जो वीक डेमोक्रेसीज़ हैं और जो न्यू या नेसेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है, जैसा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर ये लॉज हो सकते हैं, होने चाहिए, क्योंकि पार्टीज़ ही हैं जो गवर्नमेंट बनाती हैं, और अगर पार्टीज़ ही सिक्योर नहीं होंगी तो गवर्नमेंट कभी आएगी कभी जाएगी, और मुल्क को एज आ होल नुकसान होगा। जो वीक डेमोक्रेसीज़ हैं, अभी जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज़ हैं, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज़ हैं, उनमें आप देख लें कि 2001 में यूएसए में जो रिपब्लिकन्स थे उनका प्रेसिडेंट था बुश, और सेनेट में एक वोट से जो है डेमोक्रेट्स के पास चलेगी सेनेट की सीट। तो अब सेनेट जो है वो डेमोक्रेट्स के पास था और जो प्रेसिडेंशियलशिप थी वो रिपब्लिकन्स के पास थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, उन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया इसके ऊपर कि डिफेक्शन का कोई लॉ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल और स्टैब्लिश डेमोक्रेसी थी। अगर पाकिस्तान में ऐसा तो होता तो मे भी काफ़ी केओस क्रिएट हो जाता, ठीक है। यूके में देखें जब ब्रेग्जिट हुआ, उनके भी काफ़ी मेंबर्स ने डिफेक्शन शो की, तो इससे उनको भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इनमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली इतने मैच्योर नहीं है। तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन जैसे मेरी बातों से ही जाहिर हो गया कि आप वीक हैं, जब आप नेसेंट स्टेज में डेमोक्रेसी के, तो ये लॉज आपको फेवर करते हैं। पार्टीज़ के अंदर ये लॉज होने चाहिए, आपके नॉर्म्स के अंदर ये लॉज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरीली होने चाहिए। जब आप एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी या स्टेबलाइज पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ चले जाएं तो इन लॉज को ख़त्म कर देना चाहिए, इन नॉर्म्स को ख़त्म कर देना चाहिए। मसला कब पर यूज़ होता है? जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने का मतलब यह है कि आप परमानेंट चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, और जब परमानेंट चेंजेस की तरफ जाते हैं तो चीज़ें जो हैं फिर उनको चेंज करना आगे फ्यूचर में जाके काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसको लेजिस्लेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसका सलूशन यही है कि आप टेम्पररी रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ ना जाएं। तो ये है जो सॉल्यूशंस या जो बातें मेरे मुतल्लिक हैं। अब आपकी इसके मुतल्लिक क्या राय है, आप भी बता सकते हैं मुझे, और मेरे नॉलेज में भी इजाफा कर सकते हैं।